नमस्कार। 2024 वो वर्ष जब दुनिया पर्यावरण की कठोर वास्तविकताओं और इसके लिए जरूरी प्रयासों के प्रति जागरूक हुई। रिकॉर्ड तोड़ तापमान से लेकर के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तमाम उपलब्धियों तक। आइए जानते हैं कि कैसे इस साल 2024 में पृथ्वी ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है, तो इससे डील करने के लिए भी भारत की एक अपनी अप्रोच रही है। भारत आज सोलर, विंड, हाइड्रो के साथ साथ बायोफ्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम कर रहा है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है, जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ। 2024 एक ऐसा साल जिसने जलवायु संकट के विरुद्ध दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा साल जिसने हमारे बदलते ग्रह की कठोर वास्तविकताओं और आशा की चिंगारी दोनों को देखा, जो आगे की राह प्रशस्त कर सकती है। बढ़ता तापमान, विनाशकारी जंगली आग और चरम पर पहुंची मौसमी घटनाओं ने साल 2024 को परिभाषित किया। लेकिन इन चरम पर पहुंची मौसमी घटनाओं का हमारे भविष्य के लिए क्या मायने हैं? आइए उन कहानियों को देखते हैं जिन्होंने साल 2024 को गढ़ा है। उत्तरी अमेरिका और अमेज़न के कुछ ऐसे हिस्से थे जो कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा गर्म हुए। लेकिन चरम पर पहुंची इन मौसमी घटनाओं से एक सवाल तो लाजमी है कि भविष्य की चुनौतियों के लिए हम लोग कितना तैयार हैं। दक्षिणी सूडान में पारा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी गंभीर स्वास्थ्य खतरे में बदल गई। 2.2 मिलियन बच्चों को उनके स्कूलों से दूर कर दिया गया। यह सिर्फ तापमान नहीं है, यह एक चेतावनी है। ये एक व्यापक निरंतर संकट की झलकियां हैं। लेकिन इन विनाशकारी आंकड़ों के बीच एक अलग कहानी सामने आ रही है, लचीलेपन की कहानी। दुनिया भर में नई तकनीकें, नीतियां और समाधान उभर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर हरित हाइड्रोजन तक, जैव ईंधन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक, मानवता वापस लड़ रही है। India is committed towards creating cleaner and greener planet. We were the first among G20 nations to fulfill our Paris commitments on green energy. These commitments were fulfilled 9 years ahead of the target of 2030. India's installed non-fossil fuel capacity increased nearly 300% in the last 10 years. Our solar energy capacity increased over 3,000% in the same period. But we are not resting on these achievements. We remain focused on strengthening existing solutions. We are also looking at
new and innovative areas. तकरीबन 19,744 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। आखिर हम अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के कितना करीब हैं? वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण के कारण विश्व में लाखों लोगों की हर साल मौत होती है। ऐसे में इस मूक हत्यारे से निपटने के तेज होते प्रयासों के बीच आइए एक नजर इसके प्रभाव और आगे की राह पर डाल लेते हैं। भारत में अक्षय ऊर्जा की ओर प्रयास किसी क्रांति से कम नहीं रहे हैं। अकेले 2024 में सौर ऊर्जा क्षमता में 30% की वृद्धि हुई, जबकि पवन ऊर्जा ने अपने ऊपर की ओर गति जारी रखी। पाइपलाइन परियोजनाओं सहित कुल पवन क्षमता में 17.4% की वृद्धि हुई, जो 2023 में 63.41 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 74.44 गीगावाट हो गई। भारत ने जो नेट जीरो का प्लेज और डिक्लेरेशन सबमिट किया है, इसको पंचामृत बोलते हैं। तो ये पंचामृत में 5 पॉइंट जो रखे गए हैं, पहला पॉइंट है कि इंडिया 2070 में नेट जीरो हो जाएगा। दूसरा है कि हम अपनी रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी की जो डिमांड है उसकी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक लेके जाएं। तीसरा, हम अपनी जो एनर्जी की इंटेंसिटी है वो जीडीपी के हिसाब से 2030 तक 45% कम करेंगे। चौथा है कि हम अपना जो कार्बन जो एमिशन होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कार्बन सिंक बनाएंगे, जिसमें हमारा 50% कार्बन एमिशन रिड्यूस होगा 2030 में। पेड़ लगाने से, फॉरेस्ट बढ़ाने से, ग्रीन कवर बढ़ाने से वो सब होगा। तो ये पंचामृत जो हमारा डिक्लेरेशन है वो उस दिशा में एक बहुत अच्छा प्रयास है। आंकड़े खुद बयां करते हैं, स्वच्छ ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता एक नया भविष्य गढ़ रही है। पाइपलाइन परियोजनाओं सहित कुल पवन ऊर्जा क्षमता में 17.4% की वृद्धि हुई है। ऊर्जा क्षमता के विकास में जैव ऊर्जा और पनबिजली क्षेत्रों ने भी दृढ़तापूर्वक योगदान दिया है। जैव ऊर्जा क्षमता में 4.6% की वृद्धि देखी गई, जो 10.84 गीगावाट से बढ़कर 11.34 गीगावाट हो गई। बड़ी पनबिजली परियोजनाओं में बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें स्थापित क्षमता 46.88 गीगावाट से बढ़कर 46.97 गीगावाट हो गई। पाइपलाइन परियोजनाओं सहित कुल क्षमता 64.85 गीगावाट से बढ़कर 67.02 गीगावाट हो गई। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में स्थापित क्षमता 2023 में 7.48 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 8.18 गीगावाट हो गई। पाइपलाइन परियोजनाओं सहित कुल क्षमता 22.48 गीगावाट पर स्थिर रही। सौर ऊर्जा से चलने वाले घरों को मुफ्त बिजली। जी हां, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आई है। लाखों लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। जहां एक तरफ पैसे की बचत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पैसे कमाने का जरिया भी मिल रहा है। यह घटनाक्रम भारत की अपने नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का विस्तार करने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की निरंतर प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। हमारी एनर्जी नीड्स क्या है? भारत जानता है 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास अपने ऑयल और गैस के भंडार नहीं है।
हम एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है और इसलिए हमने सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर के दम पर अपने फ्यूचर को बिल्ड करने का फैसला लिया है। हमारी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम को स्टडी करना चाहिए। ये रूफटॉप सोलर की एक यूनिक स्कीम है। इसके तहत हम रूफटॉप सोलर सेटअप के लिए हर फैमिली को फंड कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन में मदद कर रहे हैं। इस योजना से भारत का हर घर एक पावर प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। देश के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नेतृत्व में हो रही प्रमुख पहलों का सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है, जिसकी साख विश्व निर्विवादित रूप से मानता है। भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक नेता है, जो सौर मॉड्यूल के 60 गीगावाट क्षमता का उत्पादन करता है और 2030 तक इसके 100 गीगावाट ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने की योजना है। कार्बन न्यूट्रल भविष्य की नींव रखने के लिए भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दे रही है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जक के रूप में भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के अपने प्रयासों को भी आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक अक्षय ऊर्जा महाशक्ति में बदल गया है। सौर ऊर्जा शुल्क में 76% की गिरावट आई है और अक्षय ऊर्जा क्षमता में 180% से अधिक की वृद्धि हुई है। यह केवल आंकड़े नहीं हैं, यह एक परिवर्तन है, एक ऐसा परिवर्तन जो दुनिया को प्रेरित कर सकता है। 2024 में दुनिया ने मौसम का चरम महसूस किया। अमेज़न से लेकर पेंटानल तक जंगली आग ने अमेरिका को तबाह कर दिया, जबकि भारत में लोगों को विनाशकारी गर्मी में लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग अब भविष्य का संकट नहीं, बल्कि वर्तमान की चुनौती बन चुका है। लेकिन जैसे जैसे धरती गर्म हो रही है, नवाचार में तेजी आ रही है। जैव ईंधन, इलेक्ट्रिक वाहन और हरित हाइड्रोजन के लिए प्रयास तेज हो रहे हैं। भारत में 2024 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत एक साहसिक कदम है। दुनिया इस पर ध्यान दे रही है। भारत की हरित हाइड्रोजन नीतियां पहले से ही वैश्विक निवेश को आकर्षित कर रही है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत है। 120 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट कर रहा है। आइए देखते हैं कि कैसे वैश्विक सहयोग टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में जब उत्सर्जन में वृद्धि जारी है, अकेले 2024 में CO2 का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन 37.4 बिलियन टन रहा। शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए जोर पहले कभी इतना जरूरी नहीं था, लेकिन आगे का रास्ता संभावनाओं से भरा है। बैटरी स्टोरेज, ऑफशोर विंड और सौर ऊर्जा जैसे समाधान अधिक सुलभ, अधिक किफायती और अधिक प्रभावी होते जा रहे हैं। दुनिया भर में शहर और राष्ट्र अपने अस्तित्व से परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे दुनिया कार्बन मुक्त होने की दौड़ में है, भारत एक हरित, स्वच्छ भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टि के साथ उदाहरण पेश कर रहा है। भारत के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज हमारा जो प्रयास है नेट जीरो के लिए और फ्यूचर रेडी के लिए विकसित भारत की तरफ, वो बाकी जो ग्लोबल साउथ के देश है, स्पेशली अफ्रीका और ग्लोबल साउथ में बाकी और एशियन कंट्री, उनके लिए बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल होगा कि अगर भारत जैसा देश जहाँ डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, जहाँ ग्लोबल एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा वैल्यू चेन में हम पार्टनर हैं, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा कि ट्रेडिशनल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट स्ट्रैटेजी से क्लाइमेट एडेप्शन के लिए
हम इसको कैसे सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ बना सकते हैं। तो सकारात्मक जो रवैया भारत का रहा है वो ग्लोबल साउथ को बहुत अच्छा मार्गदर्शन देगा और इंडिया इस टाइम सबसे अच्छे पोजीशन में है कि ग्लोबल साउथ को लीड करे, बिकॉज़ आने वाले समय में अगले 2-3 दशकों में ग्लोबल साउथ में ही सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ होगा और वहीं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। 8 फरवरी को भारत ने जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण संशोधन अधिनियम पारित किया, जो देश के जल संसाधनों की सुरक्षा में एक बड़ा कदम था। इसके ठीक एक दिन बाद वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा कोष की पहली बैठक हुई, जिसने हमारे ग्रह की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को चिन्हित किया। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस वन्य जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है। आइए देखते हैं कि बाघों और शेरों जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्या-क्या प्रयास हो रहे हैं। दुनिया की राजसी बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना के साथ ही जैव विविधता के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ी है। साथ ही पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत की गई, जिससे घरों को अपनी खुद की सौर ऊर्जा पैदा करने में मदद मिली। वन्य जीव संरक्षण के लिए एक अभूतपूर्व कदम के रूप में भारत दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शिकारियों बिग कैट की सुरक्षा के लिए वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार है। 29 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने भारत में अपने मुख्यालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBCA की स्थापना की घोषणा की। एक ऐसा निर्णय जो इन शानदार जीवों की सुरक्षा में वैश्विक सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। IBCA की अवधारणा को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में पेश किया था और आज यह एक वास्तविकता बन रही है। 2023 से 2028 की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए के एक मुश्त बजटीय समर्थन के साथ यह पहल दुनिया की बड़ी बिल्लियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक बहुराष्ट्रीय प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। बिग कैट शब्द फेलिडे परिवार की राजसी प्रजातियों को संदर्भित करता है, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, जगुआर, हिम तेंदुआ और यहां तक कि चीता और प्यूमा भी शामिल है। अपनी शक्तिशाली दहाड़ के लिए जाने जाने वाले ये शीर्ष शिकारी अपने पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। मार्च में पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खुला, जो लुप्तप्राय गंगा नदी की डॉल्फिन को संरक्षित करने पर केंद्रित था। इस बीच हिसार में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उत्पादन में एक नया मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में पीपल का पेड़ लगाया और पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। उसी दिन बिहार में 2 पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता मिली, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई। Biosphere is of tremendous importance for not only human life, but also for animal life, plant life, for the whole functioning of the ecosystem. It is a reserve that cannot be established by any one country by itself. So it's being established by UNESCO based on the advice of the International Coordination Council, consisting of carefully selected experts from many different countries. So that in itself is a strength, because not any one country can say and put a sign on the ground and say this is a national park and it's all wonderful without having a professional science-based management plan in place. So Biosphere Reserve, they have management plans. They have also a zonation. They have, in the middle of a Biosphere Reserve, they have one or several core zones for strict nature conservation. They can be relatively small. They can be
reserves for the conservation of snow leopard or for elephants or for tigers as flagship conservation species, but they are really for the conservation of the whole ecosystem and also allow ecosystem change happening and the ecosystem to develop. India has made very good progress in terms of biosphere reserve establishment. India is participating since 24 years, and since that time India has established one biosphere reserve on average every 2 years, so that's quite impressive. So India has a lot of potentialities. I'm an optimist. I would very much hope that by the end of the century that India would perhaps develop 100 biosphere reserves, taking the lead in the world. India can do it. कई शहरों में वृक्षारोपण अभियान को वैश्विक गति मिली, जिसमें जॉर्ज टाउन भी शामिल है, जहां नवंबर 2024 में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पौधारोपण किया। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हर कदम के साथ भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक टिकाऊ ग्रह की ओर अग्रसर है। दुनिया बदल रही है और साथ ही भारत की हरित अधिक टिकाऊ भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता भी बदल रही है। 2024 के दौरान राष्ट्र ने पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन हासिल किया जा सकता है। अब तटीय पवन ऊर्जा फार्मों साल 2024 जहां जलवायु चुनौतियों से भरा रहा, वहीं उल्लेखनीय प्रगति का भी साल रहा। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ये लड़ाई साहसिक कार्रवाई, नवाचार और वैश्विक सहयोग की मांग करता है, और इसमें हर एक कदम महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मुझे यानी चंद्रशेखर और मेरे सहयोगी विश्व बंधु गोयल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।